नमस्ते। व्यक्तित्व पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लियोनार्डो दा विंची। एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में जीनियस, रेनेसा मैन, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी की एक इमेज आती है। पेंटर, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, उफ, लिस्ट लंबी है। बहुत लंबी है। आज हमारे पास विकिपीडिया और कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस जैसे सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम उनकी जिंदगी और काम की गहराई में उतरेंगे। कोशिश करेंगे ये समझने की कि आज मतलब 500 साल बाद भी लियोनार्डो इतने रेलेवेंट और फैसिनेटिंग क्यों बने हुए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। बिल्कुल। लियोनार्डो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो अपने आप में एक फिनोमेना थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उनका दिमाग कला और विज्ञान को अलग अलग खांचों में नहीं देखता था। हाँ, वो उसे एक मिलीजुली चीज की तरह समझते थे। एग्जैक्टली, एक इंटीग्रेटेड होल की तरह। और यही बात उन्हें आज भी इतना यूनिक बनाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे उन्होंने इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में महारत हासिल की और कैसे उनका काम आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर के पास। पिता थे सर पियरो द विंची, एक जाने माने नोटरी। हाँ, एक लीगल प्रोफेशनल। और माँ थी कैटरीना, जो शायद एक लोअर क्लास महिला थीं। लियोनार्डो एक इलेजिटिमेट संतान थे, मतलब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सही कहा। और उनके जन्म स्थान को लेकर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि वो विंची के पास आंशियानो गांव में पैदा हुए या फ्लोरेंस में ही। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पेरेंट्स ने अलग अलग शादी कर ली। लियोनार्डो के कुल मिलाकर 16 हाफ सिबलिंग्स थे, सौतेले भाई बहन, जिनसे उनका ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। बचपन के बारे में पुख्ता जानकारी वैसे भी कम है। हाँ, ज्यादातर किस्से कहानियां ही हैं। बिल्कुल, खासकर जोजो वजारी की लिखी बायोग्राफी से, जो मतलब हमेशा पूरी तरह एक्यूरेट नहीं मानी जाती, थोड़ा मेलोड्रामा होता है उसमें। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सिर्फ बेसिक लिखना पढ़ना और गणित सिखाया गया था, ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। ऐसा लगता है कि उनका आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत जल्दी पहचान लिया गया था, शायद इसीलिए फॉर्मल पढ़ाई पर उतना जोर नहीं दिया गया। उन्होंने खुद एक बचपन की याद का जिक्र किया है कि कैसे एक चील, काइट जिसे कहते हैं, उनके पालने पर आई और अपनी पूंछ से उनका मुंह छुआ। अभी असल याद थी या फैंटेसी, कौन जाने। हाँ, वो ऐसी चीजें लिखते थे। मिड 1460s में उनकी फैमिली फ्लोरेंस चले गई, जो उस वक्त इटालियन रेनेसां और क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट सोच का बड़ा सेंटर था, हब था। बिल्कुल। करीब 14 साल की उम्र में वो एंड्रिया डेल वेरोक्यो के वर्कशॉप में गार्जोन मतलब स्टूडियो बॉय बन गए। वेरोक्यो उस जमाने के लीडिंग पेंटर और स्कल्प्टर थे। बड़े नाम थे वो। हाँ, और फिर 17 की उम्र में लियोनार्डो उनके अप्रेंटिस बने और अगले 7 साल तक कड़ी ट्रेनिंग ली। सोचिए जरा उस वर्कशॉप का माहौल। गिरलैंडायो, पेरुजिनो, बॉटिचेली जैसे फ्यूचर के फेमस पेंटर्स भी वहीं थे या उनसे जुड़े थे। कमाल का इकोसिस्टम था वो। क्या क्या सीखा होगा वहाँ। ड्राफ्टिंग, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मेटल वर्किंग, प्लास्टर कास्टिंग, लेदर वर्किंग, मैकेनिक्स, वुड वर्क और पेंटिंग, स्कल्प्टिंग, मॉडलिंग तो था ही। सब कुछ, एक पूरी तरह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। और उस दौर के जो दूसरे महान कलाकार थे, जैसे डोनाटेलो, मसाचो, गिबर्टी, उनके काम का असर पड़ा। खासकर पियरो डेला फ्रांचेस्का और एल्बर्टी की पर्सपेक्टिव और लाइट पर की गई स्टडीज का लियोनार्डो पर गहरा असर पड़ा। वजारी ने एक कहानी सुनाई है ना, वेरोक्यो की पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट के बारे में। हाँ, कि उसमें लियोनार्डो ने जो एंजल बनाया वो इतना शानदार था कि वेरोक्यो ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। अब ये शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात हो। हाँ, थोड़ी एग्जैजरेशन लगती है। पर इस पेंटिंग में ऑयल पेंट का नया प्रयोग, खासकर बैकग्राउंड के लैंडस्केप में, वो डेफिनेटली लियोनार्डो का काम दिखाता है। वो नई टेक्निक्स ट्राई कर रहे थे। एक और मशहूर किस्सा है उनके बचपन का। एक किसान ने उनसे अपनी शील्ड पेंट करने को कहा था। हाँ, और लियोनार्डो ने उस पर मेडुसा से इंस्पायर्ड होकर एक आग उगलने वाला मॉन्स्टर बना दिया। इतना डरावना कि उनके पिता ने किसान को दूसरी ढाल दे दी और लियोनार्डो की पेंटिंग फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर को बेच दी। और उस डीलर ने उसे आगे डूक ऑफ मिलान को बेच दिया। सोचिए बचपन की एक शरारत कहां से कहां पहुंच गई। सही में। खैर, 1472 तक 20 साल की उम्र में वो गिल्ड ऑफ सेंट लूक में मास्टर बन गए थे। ये आर्टिस्ट्स और डॉक्टर्स का गिल्ड था। अच्छा, डॉक्टर्स भी? हाँ, उस समय ये जुड़े हुए थे। अपना वर्कशॉप होने के बावजूद वो वेरोक्यो से जुड़े रहे। उनकी सबसे पुरानी मानी जाने वाली डेटेड ड्राइंग है आर्नो वैली का स्केच 1473 का। और कहते हैं आर्नो नदी को नेविगेबल बनाने का आइडिया सबसे पहले लियोनार्डो ने ही दिया था। इंजीनियरिंग दिमाग शुरू से ही था।
बिल्कुल। 1478 में उन्हें पहला इंडिपेंडेंट कमीशन मिला फ्लोरेंस के टाउन हॉल के चैपल के लिए एक ऑल्टर पीस बनाने का। फिर 1481 में द एडोरेशन ऑफ द माजी का कमीशन मिला। मेडिची फैमिली के साथ भी उनका उठना बैठना था। लेकिन ये दोनों काम अधूरे रह गए, क्यों? क्योंकि वो मिलान चले गए ड्यूक लुडोविकोस स्फोर्जा की सर्विस में। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्फोर्जा को जो चिट्ठी लिखी थी, हाँ, वो लेटर बड़ा फेमस है। उसमें अपनी इंजीनियरिंग और हथियार बनाने के स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट किया। बताया कि वो कैसे पुल बना सकते हैं, किले बना सकते हैं, सीक्रेट रास्ते बना सकते हैं, और आखिर में बस जोड़ा कि पेंटिंग भी कर सकते हैं। कमाल है, अपनी आर्ट को साइड में रख दिया। हाँ, और वो अपने साथ घोड़े के सिर के आकार का एक चांदी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शायद ल्यूट या लायर, भी ले गए थे, जो उन्होंने खुद बनाया था। मल्टी टैलेंटेड। मिलान में वो 1482 से 1499 तक रहे, और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही प्रोडक्टिव फेज था। बहुत ज्यादा। यहीं उनकी दो मास्टरपीसेस बनी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और बेशक द लास्ट सपर। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, इसमें वो रहस्यमयी सी लाइटिंग है ना? हाँ, वो चट्टानों और पानी के बीच का सीन, जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट के बचपन की मुलाकात, उसमें एक अजीब सी ईरी ब्यूटी है। स्फुमाटो तकनीक का असर यहाँ साफ दिखने लगता है। और इसके दो वर्जन्स क्यों बने? उसको लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इशू था, शायद पेमेंट को लेकर। दूसरा वर्जन बाद में बनाया गया, जो आज लंदन में है, पहला वाला पेरिस में। ओके, और फिर द लास्ट सपर, सांता मारिया दले ग्राजिए मच के रेफेक्ट्री यानी डाइनिंग हॉल की दीवार पर। हाँ, वो मोमेंट जब जीसस कहते हैं, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। हर अपोस्टल का रिएक्शन, उनके चेहरे के भाव, कमाल का साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेयल है। एक राइटर माथियो बंडेलो ने उन्हें काम करते देखा था। उन्होंने लिखा है कि लियोनार्डो कभी सुबह से शाम तक बिना खाए पिए पेंट करते रहते थे, और कभी 3-4 दिन तक उस दीवार की तरफ देखते भी नहीं थे, एकदम अपने मूड के मालिक। पर प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने ट्रेडिशनल फ्रेस्को तकनीक इस्तेमाल नहीं की। नहीं, उन्होंने टेम्परा पेंट को सीधे सूखी प्लास्टर की दीवार पर, मतलब गैसो बेस पर इस्तेमाल किया। ये टिकाऊ नहीं निकला और पेंटिंग बहुत जल्दी खराब होने लगी। डैम्पनेस ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। और मठ के प्रायर उन्हें काम जल्दी करने के लिए परेशान करते थे। हाँ, तो लियोनार्डो ने ड्यूक से शिकायत की और मजाक में कहा कि अगर वो ज्यादा परेशान करेंगे तो जूडस के मॉडल के लिए उन्हें प्रायर का ही चेहरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या जवाब दिया! इतनी खराब हालत के बाद भी ये आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस की जाने वाली रिलीजियस पेंटिंग है। इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। स्फोर्जा के लिए उन्होंने और भी बहुत काम किए। त्योहारों के लिए फ्लोट्स और पैजेंट्स डिजाइन किए। मिलान कैथेड्रल के डोम के डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया, उसका लकड़ी का मॉडल बनाया, और फ्रांसिस्को स्फोर्जा का वो विशाल घोड़े पर स्मारक ग्रैंड कवालियो, हाँ, उसका क्ले मॉडल तो बना लिया था, जो समय का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियन स्टैचू होता। बिल्कुल। लेकिन अफसोस 1494 में ड्यूक ने शहर पर हमले के खतरे के चलते स्मारक के लिए जमा किया गया सारा ब्रॉन्ज यानी कांस्य तोपे बनाने के लिए दे दिया। ओह, कितना बड़ा झटका लगा होगा लियोनार्डो को। सालों की मेहनत। हाँ, वो मॉडल बाद में फ्रेंच सैनिकों ने तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करके तोड़ दिया। बहुत दुखद अंत हुआ उसका। उन्होंने स्फोर्जा कासल में साला देले आसे को भी सजाया था ना? हाँ, वो कमाल का ट्रॉम्पेलल डेकोरेशन था, जिससे लगता था कि हॉल की छत 16 शहतूत के पेड़ों की गुंथी हुई डालियों से बनी है, जैसे आप एक पेड़ों के नीचे बने मंडप में बैठे हों। वाह! और इसी दौरान उनकी मशहूर पोर्ट्रेट लेडी विद एन अमाइन बनी। माना जाता है ये लुडोविको स्फोर्जा की प्रेमिका सिसिलिया कैलरानी थी। इसमें जो पोज है, सिर और धड़ का एंगल अलग होना, वो उस समय के पोर्ट्रेट्स के लिए काफी अनयूजुअल था। और वो इरमीन, वो उदबिलाव जैसा जानवर, उसका भी सिंबॉलिक मीनिंग था। क्या मीनिंग था? इरमीन पवित्रता और मॉडरेशन का प्रतीक माना जाता था, और वो स्फोर्जा के एम्बलम से भी जुड़ा था। अच्छा, और यहीं उनके साथ सलाई जुड़ा 1490 में? हाँ, जियान गियाकोमो कैप्रोटी असली नाम। लियोनार्डो ने अपने नोट्स में उसे चोर, झूठा, जिद्दी, पेटू सब कहा है। लेकिन फिर भी वो 30 साल उनके साथ रहा। हाँ, अजीब रिश्ता था। सलाई की पेंटिंग्स एंड्रिया सलाई नाम से हैं, पर ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन सलाई की मौत के बाद उनके सामान में एक जोकोंडा पेंटिंग मिली, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा लगाई गई थी। शायद वो मोनालिसा की शुरुआती कॉपी या वर्जन हो। इंटरेस्टिंग। इसी दौर में साइंस और मैथ्स में भी काम चल रहा था। विट्रूवियन मैन। हाँ, विट्रूवियन मैन, जो रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस के बताए ह्यूमन प्रोपोर्शंस पर बेस्ड है, वो इसी दौरान बना, लगभग 1490 में। और उन्होंने मैथमेटिशियन लूका पचियोली के साथ मिलकर उनकी किताब डिवीना प्रोपोर्शन, डिवाइन प्रोपोर्शन के लिए रेगुलर सॉलिड्स के स्केलेटल ड्राइंग्स बनाए।
तो मिलान का दौर बहुत ही रिच था। आर्ट, इंजीनियरिंग, साइंस सब साथ चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन फिर 1499-500 में फ्रेंच ने स्फोर्जा को हरा दिया, मिलान पर कब्जा कर लिया। लियोनार्डो को भागना पड़ा। वो सलेई और पचियोली के साथ वेनिस गए। हाँ, वेनिस में उन्होंने मिलिट्री आर्किटेक्ट और इंजीनियर का काम किया, शहर को नेवल अटैक से बचाने के तरीके सोचे, मूवेबल बैरिकेड्स डिजाइन किए। थोड़े समय बाद 1500 में फ्लोरेंस लौटे। फ्लोरेंस में सांतिसीमा अनुन्जियाटा मठ में रहे। यहीं उन्होंने द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन एंड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का वो बड़ा सा कार्टून स्केच बनाया, जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी थी जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। वाह, एक स्केच देखने के लिए। हाँ, उनकी फेम तब तक बहुत बढ़ चुकी थी। फिर 1502 में वो जजरिया बोर्जिया की सर्विस में चले गए। वही जेजरिया बोर्जिया, पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ के बेटे, बड़े क्रूर माने जाते थे वो। हाँ, उन्हीं के लिए मिलिट्री आर्किटेक्ट और इंजीनियर बनकर पूरे सेंट्रल इटली में घूमे। बोर्जिया के लिए उन्होंने इमोला शहर का एकदम एक्यूरेट मैप बनाया, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस था। चियाना वैली का मैप बनाया। फ्लोरेंस के लिए समुद्र से शहर को जोड़ने वाले कैनाल प्रोजेक्ट पर भी काम किया, हालांकि वो बना नहीं। मतलब वो जिसके लिए भी काम करते थे पूरी तरह डूब जाते थे। फिर 1503 तक फ्लोरेंस वापस आ गए, गिल्ड ऑफ सेंट ल्यूक दोबारा ज्वाइन किया। और इसी साल उन्होंने वो पेंटिंग बनानी शुरू की, मोनालिसा, लीजा डेल जियोकॉन्डो का पोर्ट्रेट। इस पर वो सालों काम करते रहे। इसे कभी क्लाइंट को दिया ही नहीं, अपने साथ रखते थे। यहीं पर बात वाकई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मोनालिसा, इसमें ऐसा क्या खास है जो ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो वो रहस्यमयी मुस्कान, जो स्फुमातो तकनीक का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। किनारों का धुंधलापन, लाइट और शैडो का खेल, इससे लगता है कि एक्सप्रेशन बदल रहा है। हाँ, लगता है कभी मुस्कुरा रही हैं, कभी नहीं। बिल्कुल। फिर है कंपोजिशन। उनका पोज रिलैक्स्ड है, लेकिन उसमें एक डिग्निटी है। आंखें सीधे देखने वाले को देखती हैं। बैकग्राउंड में एक फैंटेसी जैसा, ड्रीम जैसा लैंडस्केप है, जिसमें रास्ते कहीं नहीं जाते, नदियां कहीं से शुरू नहीं होती। और पेंटिंग की तकनीक बहुत स्मूथ लगती है। हाँ, उन्होंने ऑयल पेंट्स को टेम्परा की तरह बहुत पतली लेयर्स में लगाया और सरफेस पर ही ब्लेंड किया। इससे ब्रश के स्ट्रोक्स लगभग गायब हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इतने सालों बाद भी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, क्रैक्स कम है। इसी दौरान फ्लोरेंस में उन्हें माइकलैंजेलो की डेविड मूर्ति की प्लेसमेंट कमेटी में शामिल किया गया था। हाँ, 1504 में। और फिर उन्हें पलाज़्ज़ो वेकियो, फ्लोरेंस के टाउन हॉल में द बैटल ऑफ एंगियारी म्यूरल बनाने का बड़ा कमीशन मिला। और ठीक उसके सामने वाली दीवार पर माइकलैंजेलो को बैटल ऑफ कसीना बनाना था। क्या मुकाबला रहा होगा। जबरदस्त राइवलरी थी दोनों में। लेकिन लियोनार्डो का ये म्यूरल भी उनकी एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग तकनीक की वजह से खराब हो गया। उन्होंने शायद ऑयल पेंट या किसी वैक्स मिक्सचर का इस्तेमाल किया जो दीवार पर टिका नहीं। ओहो, फिर से वही प्रॉब्लम। हाँ, आज ये म्यूरल सिर्फ रूबन्स जैसे कलाकारों की बनाई कॉपियों से ही जाना जाता है। माइकलैंजेलो का म्यूरल भी कभी पूरा नहीं हुआ। 1506 में वो फिर मिलान गए, फ्रेंच गवर्नर चार्ल्स मिगुएल डेम्बुआज के बुलावे पर। वहीं उनकी मुलाकात काउंट फ्रेंचिस्को मेल्जी से हुई, जो उनके शिष्य बने और सबसे करीबी साथी और वारिस भी। वो लियोनार्डो के साथ उनकी मृत्यु तक रहे। फ्लोरेंस काउंसिल चाहती थी कि वो वापस आकर बैटल ऑफ अंगियारी पूरा करें, पर फ्रेंच राजा लुई द 12th ने सिफारिश की तो उन्हें मिलान में रुकने की इजाजत मिल गई। हाँ, फ्रेंच राजा उनके बड़े फैन थे। 1507 में उन्हें अपने पिता की जायदाद के लिए भाइयों से चल रहे डिस्प्यूट को सुलझाने फ्लोरेंस जाना पड़ा। पिता की मृत्यु 1504 में हो गई थी। फिर 1508 तक मिलान वापस अपने घर में कुछ और प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे। हाँ, जॉन जैकेमो ट्रिबुल्जियो के इक्वेस्ट्रियन मॉन्यूमेंट पर काम कर रहे थे, पर वो भी मिलान में फिर से लड़ाई छेड़ने की वजह से रुक गया। लगता है उनके बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। शायद। मार्च 1513 में जिवानी दि मेडिची पोप लियो 10 बने। लियोनार्डो उसी साल सितंबर में रोम चले गए। तो अब वो वेटिकन में थे। हाँ, 1513 से 1516 तक ज्यादातर एपिस्टोलिक पैलेस के बेल्वेडियर कोर्टयार्ड में रहे। माइकलैंजेलो और राफेल भी वहीं एक्टिव थे। उन्हें 33 डकैट्स महीने का अलाउंस मिलता था। लेकिन बड़े काम नहीं मिले यहाँ। नहीं, ज्यादा नहीं। बाजारी ने एक किस्सा बताया कि उन्होंने एक छिपकली को पारे से रंग दिया था। पोप ने एक पेंटिंग कमीशन की, पर जब लियोनार्डो नई वार्निश बनाने में लग गए तो पोप ने कहा, ये आदमी कभी कुछ पूरा नहीं करेगा, ये तो अंत के बारे में शुरुआत से पहले सोचता है। लगता है पोप उनसे इम्प्रेस नहीं थे। यहीं वो बीमार पड़े थे, पहला स्ट्रोक। हाँ, शायद यही उन्होंने वेटिकन गार्डन्स में बॉटनी की प्रैक्टिस की, पॉन्टेन मार्चेस को ड्रेन करने के प्लान्स बनाए, एनाटॉमी पर काम जारी रखा, कैडावर्स डिसेक्ट किए, वोकल कॉर्ड्स पर नोट्स बनाए। पर शायद पोप को ये डिसेक्शन वाला काम पसंद नहीं आया।
फिर 1515 में फ्रांस के नए राजा फ्रांसिस द फर्स्ट ने मिलान पर फिर कब्जा कर लिया। और 1516 में राजा के बुलावे पर लियोनार्डो फ्रांस चले गए। राजा उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें क्लॉज लूसे नाम का एक मैनर हाउस दिया गया, राजा के शैटो डैम्बोइस के पास। हाँ, राजा अक्सर उनसे मिलने आते थे, घंटों बातें करते थे। लियोनार्डो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए। राजा ने उन्हें प्रीमियर पेंटर इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट टू द किंग का टाइटल और अच्छी पेंशन भी दी, 10,000 स्क्यूडी। फ्रांस में मेल्जी उनके साथ थे। यहाँ उन्होंने राजा के लिए रोमोरेंटन में एक विशाल कैसल टाउन के प्लान्स बनाए और वो मैकेनिकल शेर बनाया। हाँ, जो राजा की तरफ चलकर आता था और उसकी छाती खुलने पर लिलीज निकलती थी। कमाल की इंजीनियरिंग। इसी दौरान उनके कुछ पोर्ट्रेट्स बने जो हमें बताते हैं कि वो उस उम्र में कैसे दिखते थे। पर 1517 में लुइस डी अरागोन की विजिट का रिकॉर्ड है और कुछ ड्राइंग्स भी हैं जो कंफर्म करती हैं कि 65 की उम्र में उनके दाहिने हाथ में पैरालिसिस हो गया था, शायद पिछले स्ट्रोक का असर। ओहो, इसीलिए शायद वो पेंटिंग ज्यादा नहीं कर पाया आखिर के सालों में। मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स शायद इसीलिए अधूरी मानी जाती हैं। हाँ, ये बहुत संभव है। वो बाएं हाथ से लिखते और ड्रॉ करते रहे, पर पेंटिंग के लिए शायद दाहिने हाथ की जरूरत होती होगी। वो कुछ काम करते रहे, पर फिर बीमार होकर कई महीने बिस्तर पर रहे। और फिर 2 मई 1519 को क्लोज लूसे में 67 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, संभवतः स्ट्रोक से। वाजारी के अनुसार मृत्युशैया पर उन्होंने बहुत पछतावा किया कि उन्होंने ईश्वर और मनुष्यों के प्रति अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी कला का अभ्यास उस तरह नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने कन्फेशन किया और होली सैक्रामेंट लिया। राजा का उनके सिर को गोद में रखने वाली कहानी शायद लेजेंड है। हाँ, लगता तो है, पर यह दिखाती है कि राजा उनका कितना सम्मान करते थे। उनकी वसीयत के अनुसार 60 भिखारी उनके कफन के पीछे चले। मेल्जी मुख्य वारिस बने। हाँ, उन्हें पेंटिंग्स, टूल्स, लाइब्रेरी, पैसे सब मिले। सलाई और एक नौकर बैप्टिस्टा दे विलानिस को आधे अंगूर के बाग मिले। भाइयों को जमीन और सेविकाओं को फरवाला कोट। उन्हें 12 अगस्त 1519 को शातो दाम्बोइस के कोलिजे चर्च ऑफ सेंट फ्लोरेंटाइन में दफनाया गया, पर उनके अवशेषों का क्या हुआ? वो एक मिस्ट्री है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वो चर्च काफी हद तक नष्ट हो गया, कुछ कब्रें भी टूटी, हड्डियां बिखर गई, तो उनके अवशेषों का सही स्थान आज अनक्लियर है। 1863 में आर्सेन हुस्साए नाम के इंस्पेक्टर ने खुदाई की थी। हाँ, और उन्हें एक अधूरा स्केलेटन, एक अंगूठी, सफेद बाल और पत्थर के टुकड़े मिले जिन पर EOARDUSVINC जैसा कुछ लिखा था, जिसे उन्होंने लियोनार्डो दा विंची माना। खोपड़े की उम्र सही लगी, पर स्केलेटन की लंबाई करीब 5-8 इंच कुछ कम लगी। और हुसाई का ये मानना कि बड़ी खोपड़ी उनकी इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है, ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, वो उस जमाने की सोच थी। ये अवशेष 1874 में सेंट ह्यूबर्ट चैपल में री-इंटर्ड किए गए, जहां प्लेक पर लिखा है कि ये संभवतः लियोनार्डो के हैं। दाहिने हाथ का मुड़ा होना पैरालिसिस से जोड़ा जाता है। हाल ही में डीएनए टेस्ट की योजना बनी है, वो बाल और अंगूठी भी मिल गए हैं। हाँ, हुसाया द्वारा रखे गए बाल और अंगूठी भी सामने आए हैं, जो अब विंची म्यूजियम में है। शायद डीएनए से कुछ कंफर्म हो पाए। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या? हजारों पेज की नोटबुक्स में पर्सनल बातों का जिक्र ना के बराबर है, बहुत प्राइवेट थे। बिल्कुल। वजारी ने उनकी महान शारीरिक सुंदरता और असीम कृपा का जिक्र किया है। जानवरों से प्रेम था, शायद वेजिटेरियन थे। पिंजरे के पक्षी खरीदकर आज़ाद करने की आदत बताई जाती है। दोस्त काफी थे, जैसे मैथमेटिशियन लूका पचियोली। महिलाओं से करीबी दोस्ती शायद सिर्फ सिसिलिया गैलेरानी और एस्टे बहनों बिएट्रिस इसाबेला जैसी कुछ पावरफुल महिलाओं से थी। इसाबेला का एक पोर्ट्रेट बनाया था जो अब खो गया है। उनकी सेक्सुअलिटी हमेशा से डिबेट का विषय रही है, 16वीं सदी से लेकर फ्रॉइड और आज तक। सबसे करीबी रिश्ते शायद उनके शिष्यों सलाई और मिल्जी से थे। मेल्जी ने लियोनार्डो की मौत की खबर देते हुए भाइयों को लिखा था कि लियोनार्डो का अपने शिष्यों के प्रति स्नेह लविंग और पैशनेट था। क्या ये सेक्सुअली एरोटिक थे? कई इतिहासकार जैसे है बॉयल और आइजैक्सन अपनी बायोग्राफी में मानते हैं कि सलाई के साथ रिश्ता इंटीमेट और होमोसेक्सुअल था। मेल्जी के साथ शायद ज्यादा पिता पुत्र जैसा था। 1476 में 24 साल की उम्र में उन पर और 3 अन्य युवकों पर सोडोमी का आरोप लगा था। एक मेल प्रोस्टिट्यूट से जुड़ा मामला था। हाँ, पर सबूतों की कमी के कारण चार्जेस डिसमिस हो गए। स्पेकुलेशन है कि एक आरोपी लॉरेंजो डे मेडिसी का रिश्तेदार था, तो फैमिली इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ होगा। उनकी प्रिज्यूम्ड होमोसेक्सुअलिटी का उनकी कला पर क्या असर था?
सेंट जॉन द बैप्टिस्ट और बाकस जैसी पेंटिंग्स में एंड्रोगाइनी और एक तरह का इरोटिसिज्म दिखता है। हाँ, और कुछ इरोटिक ड्राइंग्स भी हैं, जैसे दी इनकार्नेट एंजल। मार्टिन कैम जैसे एक्सपर्ट मानते हैं कि वो होमोसेक्सुअल थे, पर यह जानकारी उनकी कला को समझने में कितनी हेल्पफुल है, ये एक अलग सवाल है। अब बात करते हैं उनके साइंटिस्ट और इन्वेंटर रूप की। ये पहलू तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। उनका साइंटिफिक अप्रोच ऑब्जर्वेशनल था। चीज़ों को बारीकी से देखो, समझो, डिस्क्राइब करो और ड्रॉ करो। फॉर्मल एजुकेशन लैटिन और मैथ में नहीं थी, इसलिए उस समय के स्कॉलर्स ने उन्हें साइंटिस्ट के तौर पर इग्नोर किया, हालांकि उन्होंने खुद लैटिन सीखी। उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी इल सोले नॉन सी मुओवे, यानी सूरज नहीं चलता, कोपरनिकस से भी पहले। हाँ, 1490s में उन्होंने लूका पाचियोली से मैथ सीखा, लाइट, फॉसिल्स पर स्टडी की, जो अर्ली पैलियंटोलॉजी पर असर डालती है। कई विषयों पर ट्रीटाइज लिखने की योजना थी। एनाटॉमी पर ट्रीटाइज का जिक्र 1517 में मिलता है। हाँ, मिल्जी ने उनके नोट से ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग तैयार की, जो बाद में छपी। फ्रिज ऑफ कैप्रा जैसे थिंकर मानते हैं कि वो गैलीलियो या न्यूटन से अलग तरह के साइंटिस्ट थे, जिनका काम आर्ट्स, खासकर पेंटिंग से इंटीग्रेटेड था। एनाटॉमी में उनका काम तो कमाल का था। वरोकियो के अंडर शुरू किया, ह्यूमन कॉर्प्सेस डिसेक्ट करने की परमिशन मिली। हाँ, 1510-11 में उन्होंने डॉक्टर मार्कंटोनियो डेला टोरे के साथ काम किया। 240 से ज़्यादा डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाई और लगभग 13,000 शब्द लिखे एनाटॉमी ट्रीटाइज के लिए। क्या क्या स्टडी किया उन्होंने? सब कुछ। स्केलेटन, मसल्स, साइन्यूज, उनकी मैकेनिकल फंक्शंस, जो मॉडर्न बायोमैकेनिक्स की शुरुआत है, हार्ट, वैस्कुलर सिस्टम, सेक्स ऑर्गन्स, फीट्स इन यूटेरो, गर्भ में भ्रूण, पहली साइंटिफिक ड्राइंग्स में से एक। ये ड्राइंग्स अगर उस समय छप जाती तो मेडिकल साइंस में क्रांति आ जाती। वाकई। उन्होंने उम्र और इमोशन का फिजियोलॉजी पर असर भी ऑब्जर्व किया, जानवरों की एनाटॉमी भी स्टडी की और इंसानों से कंपेयर किया, मूवमेंट की फिजियोलॉजी और मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होना और लिवर सिरोसिस को सबसे पहले डिफाइन किया। पिघले मोम से सेरेब्रल वेंट्रिकल्स के मॉडल बनाए, कांच की एओर्टा बनाकर ब्लड फ्लो देखा। अनबिलीवेबल डिटेल। हाँ, उनका ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन कमाल का था। और इंजीनियरिंग और इन्वेंशंस, उन्हें इंजीनियर के तौर पे भी बहुत महत्व दिया जाता था। बिल्कुल। मशीन्स और डिवाइसेस को स्टडी और डिज़ाइन किया। मॉडर्न टेक्निकल ड्राइंग का पहला रूप, जिसमें एक्सप्लोरेड व्यू तकनीक शामिल थी। 5000 से ज्यादा पेज उनके कोडिसेस में भरे हैं। 1482 में स्फोर्जा को लिखा था कि वो शहर की रक्षा और घेराबंदी के लिए हर तरह की मशीन बना सकते हैं। हाँ, वेनिस में मूवेबल बैरिकेड्स बनाए, आर्नो नदी का बहाव मोड़ने का प्लान बनाया, मैकियावेली भी इसमें शामिल थे। लुम्बार्डी और फ्रांस में नहरों के प्लान बनाए। जर्नल्स में इन्वेंशंस की भरमार है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल नाइट, हाइड्रोलिक पंप्स, रिवर्सिबल क्रैंक मैकेनिज्म्स, फिन वाले मोटर शेल्स, स्टीम कैनन। और फ्लाइट, उड़ान, उनका जुनून था ये। कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, C 1505। हाँ, फ्लैपिंग ऑर्निथॉप्टर, पंख फड़फड़ाने वाली मशीन, हेलिकल रोटर वाली मशीन, हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट। आजकल इनके रिकंस्ट्रक्शंस हुए हैं, कुछ सफल रहे, कुछ नहीं। एक रिसर्च कहती है कि उनके 100 से ज्यादा इन्वेंशंस के प्रोटोटाइप्स पहले से मौजूद थे। हाँ, ये कहा जाता है कि लियोनार्डो ने अक्सर पहले से मौजूद आइडियाज को इम्प्रूव किया, अलग अलग फंक्शंस कंबाइन करके उन्हें नया रूप दिया। वो एक बेहतरीन सिंथेसाइजर थे। और ट्राइबोलॉजी, फ्रिक्शन का अध्ययन। हाँ, 1493 में स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लॉज बताए। ये स्टडी परपेचुअल मोशन की इन्वेस्टिगेशन से निकली, जिसे उन्होंने इम्पॉसिबल माना। उनके रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुए। बाद में 1699 में एमोंटन्स ने उन्हें रीडिस्कवर किया। इसीलिए डंकन डाउसन ने उन्हें 23 मेन ऑफ ट्राइबोलॉजी में पहला स्थान दिया। कमाल है। अब उनकी आर्टिस्टिक टेक्निक्स और इनोवेशंस पर आते हैं। पेंट लगाने की नई तकनीकें, जैसे बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में ऑयल पेंट का इस्तेमाल। एनाटॉमी, लाइट, बॉटनी, जियोलॉजी की डिटेल नॉलेज उनकी पेंटिंग्स में झलकती है। फिजियोग्नोमी और इमोशन को एक्सप्रेशन और जेस्चर में कैप्चर करना। फिगर कंपोजिशन में ह्यूमन फॉर्म का इनोवेटिव यूज। और जाहिर है स्फुमातो। एंड ऑफ कोर्स स्फुमाटो, लाइट और शैडो का वो सटल ग्रेडेशन। लियोनार्डो स्मोक, यही मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है। वजारी ने कहा था, मुस्कान इतनी सुखद कि ये मानवीय से अधिक दैवीय लगती है। मोनालिसा की और खासियतें, सादी पोशाक, ड्रामेटिक लैंडस्केप, हल्के रंग, बेहद स्मूथ तकनीक। हाँ, ऑयल्स को टेम्परा की तरह लगाना और सरफेस पर ब्लेंड करना। और कमाल की प्रिजर्वेशन है इस पेंटिंग की।
वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन में फिगर्स इन लैंडस्केप का थीम है, कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है। हाँ, और इसने माइकेलैंजेलो, राफेल, एंड्रिया डेल साटो और वेनिशियन पेंटर्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। उनके अर्ली वर्क्स जैसे अनंसिएशन में ह्यूमनिस्ट अप्रोच दिखता है। सैन जेरोम में अनयूजुअल कॉम्पोजिशन और स्केची लैंडस्केप है। एडोरेशन ऑफ द मेजाय कॉम्प्लेक्स थी, अधूरी रह गई, पर उसके प्रेपरेटरी ड्राइंग्स पर्सपेक्टिव स्टडी दिखाते हैं। और उनकी ड्राइंग्स और नोटबुक्स, वो एक प्रोलिफिक ड्राफ्ट्समैन थे। हेड ऑफ एन एंजल, जो विरोक्यो के एंजल से बेहतर मानी जाती है। स्टार ऑफ बेथलेहेम, बोटैनिकल स्टडीज, लंदन वाला वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन एंड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कार्टून, स्फुमातो तकनीक का बेहतरीन उदाहरण। कैरिकेचर्स भी बनाते थे जो एग्जैजरेटेड लगते थे पर लाइव मॉडल्स पर बेस्ड थे। वजारी की कहानी, खूबसूरत युवकों के स्टडीज, शायद सलाई के, योद्धाओं के डरावने चेहरे, ड्रेपरी के मेटिकुलस स्टडीज। बर्नार्डो बेरेंशेली की फांसी का वो मकाब्र स्केच 1479, कितना भयानक है वो। हाँ, वो दिखाता है कि वो हर चीज को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे, चाहे वो कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो। सेंट्रली प्लान्ड चर्चेस के डिजाइन्स भी उनके जर्नल्स में हैं। और नोटबुक्स 13,000 पेज। आर्ट और नेचुरल फिलॉसफी, जो मॉडर्न साइंस का प्रिकर्सर है, रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशंस, ग्रॉसरी लिस्ट से लेकर उड़ने वाली मशीनों और पानी पर चलने वाले जूतों तक, पेंटिंग्स, एनाटॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, वॉर मशीन्स, आर्किटेक्चर, सब कुछ। ये लूज पेपर्स थे, उनकी मौत के बाद मेल्जी को मिले। इन्हें पब्लिश करना मुश्किल था, स्कोप बहुत बड़ा था, और लियोनार्डो की लिखने की स्टाइल, मिरर स्क्रिप्ट भी अजीब थी। हाँ, दाएं से बाएं उल्टे अक्षर, लेफ्ट हैंडेड थे तो शायद उनके लिए ये आसान था। शॉर्ट हैंड और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। पब्लिकेशन का इरादा तो था, पर क्यों नहीं हुई ये पता नहीं। कुछ ड्राइंग्स कॉपी हुई, कोडेक्स हुइगन्स, मेल्जी की मौत के बाद उनके बेटे और आजियों को मिली, जिन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बट गईं। हाँ, कुछ पोम्पेओ लियोनी को मिली, जिन्होंने एक कोडेक्स एटलांटिकस बनाया। बाकी दुनिया भर की कलेक्शंस में पहुंच गईं। विंडसर कैसल, लूव्र, ब्रिटिश लाइब्रेरी, कोडेक्स लेस्टर बिल गेट्स के पास है। तो अंत में लियोनार्डो की लेगेसी और इम्पैक्ट क्या है? उन्हें यूनिवर्सल जीनियस या रेनेसां मैन का प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है। बिल्कुल, अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी और फीवरिशली इन्वेंटिव इमेजिनेशन वाला व्यक्ति। वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स एवर। हेलन गॉर्डनर ने कहा, उनका दिमाग और व्यक्तित्व हमें सुपर ह्यूमन लगते हैं। उनका लॉजिक बेस्ड वर्ल्ड व्यू था, पर उनके एम्पेरिकल मेथड्स उनके समय के लिए अनऑर्थोडॉक्स थे। उनकी फेम जीते जी इतनी थी कि फ्रांस का राजा उन्हें ट्रॉफी की तरह ले गया, और कहा जाता है कि मौत के वक्त उनका सिर अपनी बाहों में रखा था। उन पर लिखे ट्रिब्यूट्स कमाल के हैं। सेलिनी, दुनिया में कभी कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं हुआ जो लियोनार्डो जितना जानता हो। कैस्टिगियो ने, इस कला में उनसे बेहतर कोई नहीं। वैसारी, स्वर्ग द्वारा अद्भुत रूप से सुंदरता, कृपा और प्रतिभा से संपन्न। पता नहीं इतना सार्वभौमिक जीनियस शायद ही दुनिया में हो। बेरेंसन, उन्होंने जिसे भी छुआ उसे शाश्वत सुंदरता की चीज में बदल दिया। मतलब ये कि उनका प्रभाव जबरदस्त और दायमी है। आज भी लोग उनकी कला देखने के लिए लाइन लगाते हैं। उनकी ड्राइंग्स टी शर्ट्स पर छपती हैं। एक्सपर्ट्स आज भी उनके लेखों का अध्ययन और अनुवाद करते हैं। साइंटिफिक तकनीकों का उपयोग करके उनकी पेंटिंग्स का विश्लेषण करते हैं। लूव्र में 500वीं पुण्यतिथि पर सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पोर्ट्रेट, लास्ट सपर सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस होने वाली रिलीजियस पेंटिंग, और विट्रूवियन मैन एक कल्चरल आइकॉन बन चुके हैं। हाल ही में उनकी जेनेटिक जीनियोलॉजी पर रिसर्च हुई है, जिससे 14 जीवित पुरुष रिश्तेदारों का पता चला है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, लियोनार्डो हमें दिखाते हैं कि इंसान की जानने की इच्छा और रचने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कला और विज्ञान को जोड़ने का जो रास्ता दिखाया, वो आज के स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड के लिए एक बड़ा सबक है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या हम आज भी ज्ञान को इतने इंटीग्रेटेड तरीके से देख सकते हैं? या शायद उनका असली लेगेसी ये मिस्ट्री ही है, जो हमें हमेशा और जानने के लिए उकसाती रहती है। उनके नोटबुक्स आज भी नए राज खोल रहे हैं। एक इंसान, इतनी गहराई, इतनी विविधता, वाकई कमाल है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. Dhanyavad.